नमस्कार। मशहूर अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था, अर्थव्यवस्था का अध्ययन अनिवार्य रूप से इस बात का अध्ययन है कि लोग अभाव की दुनिया में कैसे गुजारा करते हैं। और ये बात ना आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठती है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक थोड़े उलझे हुए लेकिन बेहद जरूरी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो पहली नजर में देखें तो विरोधाभासी सा लगता है। हाँ, है तो। एक तरफ तो सरकारी आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, विकास दर उम्मीदों से भी बेहतर है। हाँ बिल्कुल, हेडलाइंस तो यही कहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आम लोगों का जो खर्च है, मतलब जिसे हम खपत कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए लगातार टैक्स में छूट दी जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इतनी तेज ग्रोथ है, तो फिर इस तरह के बाहरी सहारे की, मतलब टैक्स छूट की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो ये बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपे काफी महत्वपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है। उसका शीर्षक था तेज वृद्धि, कम खपत और कर कटौती। जी, काफी अच्छा विश्लेषण था वो। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए अहम है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। हाँ, क्योंकि ये विषय न सिर्फ मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक तरह का क्रिटिकल डिस्कशन है जो समझ विकसित करने में मदद करेगा। सही कहा। और हाँ, जो आम लोग भी देश की आर्थिक स्थिति को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जानकारी भरा होगा, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही है कि ये जो ऊपरी तौर पर अलग अलग सी दिख रही बातें हैं, आर्थिक संकेत हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है, उसे समझें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नीतियां बन रही हैं, उनके पीछे तर्क क्या है और क्यों वो वैसी दिखती हैं जैसी वो हैं। जी। इस जटिल विषय की परतें खोलने के लिए और इन आंकड़ों के सही मायने समझने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। धन्यवाद। तो चलिए इस आर्थिक पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो विरोधाभास है, इसको थोड़ा और साफ करते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ जरूर। पहला हिस्सा तो है शानदार विकास दर। सरकारी आंकड़ों को देखें तो भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, मतलब जिसमें से महंगाई का असर हटा दिया गया है। हाँ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ। हाँ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ, वो काफी मजबूत रही है। जैसे इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून, उसमें ये 7.8% रही। जी, जो कि उम्मीद से ज्यादा थी। हाँ, ये आंकड़ा इतना मतलब चौंकाने वाला था कि आरबीआई गवर्नर तक ने माना कि ये उनकी उम्मीदों से ज्यादा है। और सरकार इसे दुनिया के सामने कैसे पेश करती है? भारत का ब्राइट स्पॉट। ये अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ रही हैं या मंदी की तरफ जा रही हैं। सही। लेकिन फिर कहानी का दूसरा पहलू आता है, खपत बढ़ाने के उपाय। पिछले कुछ सालों में देखें तो सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिनका सीधा मकसद लगता है लोगों के खर्च करने की ताकत को बढ़ाना, और इसका मुख्य जरिया रहा है टैक्स में राहत। हाँ, ये हमने देखा है। याद करें, फरवरी 2023 में वो आम चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए सालाना कर दी गई थी। जी। फिर अभी हाल के चुनावों में जब जनादेश थोड़ा घटा, नई सरकार बनी, तो उसके 1 साल के अंदर ही इस सीमा को और बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। हाँ, ये हाल की बात है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि जिस विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक फरवरी 2025 में एक औसत भारतीय की सालाना आय वो करीब 2.5 लाख रुपए ही थी। ये एक बड़ा गैप है। वो सवाल खड़ा होता है फिर से कि अगर अर्थव्यवस्था सचमुच इतनी तेजी से दौड़ रही है कि दुनिया हैरान है, तो फिर मांग और खपत को इस तरह से, मतलब टैक्स कटौती जैसे कृत्रिम तरीकों से धक्का देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और यही इस पूरी चर्चा का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। अर्थशास्त्र का जो सामान्य सिद्धांत है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, मांग बढ़ती है, और अगर मांग सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसे हम महंगाई कहते हैं। हाँ, मुद्रास्फीति। हाँ, मुद्रास्फीति या महंगाई। इसके उलट अगर मांग कमजोर हो, अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त हो, तो महंगाई कम होने लगती है। और तब सरकारें या सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? मांग बढ़ाने के लिए टैक्स घटाते हैं या ब्याज दरें कम करते हैं। ठीक है। अब भारत की स्थिति देखिए। पिछले 2 साल
महंगाई एक बड़ी चुनौती रही है। हाँ, काफी ज्यादा थी। हाँ, हाल के महीनों में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन ये चिंता का विषय तो बनी हुई थी। तो एक तरफ तेज विकास दर के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ हाल तक ऊंची महंगाई थी, और फिर भी सरकार मांग बढ़ाने वाले कदम उठा रही है, जैसे टैक्स में कटौती। हाँ, ये तो वाकई अजीब लगता है। ऊपरी तौर पर तो ये विरोधाभासी ही लगता है। हाँ, अब सरकार का अपना एक तर्क है इस पर। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती का बचाव करते हुए कहा था। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई जीएसटी दरें कम होने से खपत बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो इन चीजों को बेचने वाली कंपनियां ज्यादा उत्पादन करेंगी, ज्यादा निवेश करेंगी। अच्छा। इससे रोजगार पैदा होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, और जब ज्यादा लोगों के पास आय होगी तो वो चीजें खरीदेंगे, टैक्स देंगे, तो टैक्स का दायरा बढ़ेगा, और ये भविष्य में और कम टैक्स लगाने का आधार बनेगा। एक तरह का चेन रिएक्शन। हाँ, ये एक तरह का सप्लाई साइड तर्क है। मतलब ये मानकर चलना कि अगर हम सप्लाई साइड को यानी उत्पादन, निवेश को प्रोत्साहन देंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप चल पड़ेगी। लेकिन क्या ये सप्लाई साइड तर्क जो है वो जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल खाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दो तस्वीरों में से एक, मतलब वो जो तेज विकास दर वाली तस्वीर है, वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी बताई जा रही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि टैक्स कटौती तो हो रही है, वो तो साफ दिख रहा है। तो क्या हमें विकास दर के आंकड़ों को ही और बारीकी से देखने की जरूरत है? कहीं उनमें तो कुछ छुपा नहीं है? बिल्कुल, यहीं पर बात आती है रियल जीडीपी बनाम नॉमिनल जीडीपी की। हाँ, ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, आमतौर पर जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, मीडिया में जो हेडलाइन बनती है वो वास्तविक यानी रियल जीडीपी ग्रोथ की होती है। हाँ। ये आंकड़ा कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में से महंगाई दर को घटाकर। लेकिन असल में जो डेटा सरकार इकट्ठा करती है, जो सीधे लेनदेन से आता है, वो नॉमिनल जीडीपी का होता है। मतलब बाजार की मौजूदा कीमतों पर आधारित जीडीपी। अच्छा, तो रियल जीडीपी एक तरह से निकाला गया आंकड़ा है। हाँ, वो डिराइव्ड फिगर है। और पिछले कुछ सालों में इस बात पर काफी बहस भी हुई है कि क्या महंगाई को आंकने और उसे एडजस्ट करने का जो तरीका है जिससे रियल जीडीपी निकलती है, वो सही तस्वीर दिखा रहा है या नहीं। ओह। कुछ विश्लेषकों का मानना है, हालांकि सरकार इससे सहमत नहीं है, कि शायद रियल जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े अर्थव्यवस्था की असल रफ्तार से कुछ ज्यादा दिखा रहे हों। अच्छा, तो फिर नॉमिनल जीडीपी देखना क्यों जरूरी हो जाता है? यहीं पर नॉमिनल जीडीपी को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, भले ही तुलना के लिए रियल जीडीपी को बेहतर माना जाता हो, नॉमिनल जीडीपी हमें कुछ ऐसी बातें बताता है जो रियल जीडीपी शायद उतनी स्पष्टता से नहीं बताता थी। जैसे कि? कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये वो आंकड़ा है जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में हो रहे लेनदेन से आता है। इसमें महंगाई का एडजस्टमेंट नहीं होता, इसलिए इस पर विवाद की गुंजाइश कम होती है। ये अर्थव्यवस्था का एक तरह से कैश रजिस्टर जैसा है। सीधा आंकड़ा। बिल्कुल। दूसरी बात, सरकार के जो सारे बड़े आर्थिक फैसले होते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन का अनुमान कितना होगा, देश पर कुल कर्ज का स्तर क्या है, बजट का घाटा कितना रहेगा, ये सब नॉमिनल जीडीपी के आधार पर ही तय होते हैं। अच्छा, बजट वगैरह भी नॉमिनल पे बनता है? हाँ, जब बजट बनता है तो सारी गणनाएं नॉमिनल जीडीपी के अनुमान से ही शुरू होती हैं। तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, नॉमिनल जीडीपी अर्थव्यवस्था में मांग यानी डिमांड की स्थिति को शायद रियल जीडीपी से बेहतर दिखाती है। ओह, ये दिलचस्प है। हाँ, रियल जीडीपी सप्लाई यानी उत्पादन क्षमता की कहानी बेहतर बताती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी मांग की। और चौथी बात, नॉमिनल जीडीपी हमें कोविड महामारी से पहले की स्थिति से तुलना करने में भी मदद करती है, क्योंकि 2020 के बाद लॉकडाउन और फिर यूक्रेन युद्ध से जो महंगाई बढ़ी, उसने आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव पैदा किया है। इसे अगर और सरल तरीके से समझना चाहें, जैसे आपने वो सैलरी वाला उदाहरण। हाँ, वो उदाहरण अच्छा है जी। मान लीजिए आपकी सैलरी 10% बढ़ी। जी। ये हुई आपकी नॉमिनल ग्रोथ। ठीक है। लेकिन अगर उसी साल महंगाई 6% बढ़ गई, तो असल में आपकी खरीदने की ताकत, आपकी परचेजिंग पावर सिर्फ 4% ही बढ़ी। जी। ये हुई आपकी रियल ग्रोथ। समझ गए। सरकार अक्सर इस 4% वाली रियल ग्रोथ पर जोर देती है। लेकिन अगर आपकी 10% वाली नॉमिनल ग्रोथ ही बहुत अच्छी नहीं है, मतलब वही कम है, तो ये चिंता की बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि फिर रियल ग्रोथ तो और भी कम होगी। बिल्कुल। अब अगर हम इसी नजरिए से हाल के नॉमिनल जीडीपी आंकड़ों को देखें, खासकर पहली तिमाही अप्रैल-जून के आंकड़ों को, तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। क्या दिखाती है वो तस्वीर? देखिए, जीडीपी के जो मुख्य हिस्से होते हैं उन्हें देखते हैं। पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। ये आम लोगों का खर्च हुआ।
हाँ, आसान भाषा में कहें तो हम और आप जैसे आम लोगों का अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं पर किया गया कुल खर्च, ये जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 55-60%। इसकी नॉमिनल ग्रोथ यानी मौजूदा कीमतों पर बढ़ोतरी की रफ्तार वो धीमी हुई है। हाँ, दूसरा है सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। ये निवेश वाला हिस्सा। हाँ, यानी देश में नया निवेश, फैक्ट्रियां, मशीनें, सड़कें, पुल वगैरह बनाने पर होने वाला खर्च। इसमें निजी कंपनियों और सरकार दोनों का निवेश शामिल होता है। ये जीडीपी का करीब 25-30% हिस्सा है। ठीक है। इसकी भी नॉमिनल ग्रोथ धीमी पड़ी है। अच्छा, तो खपत और निवेश दोनों की नॉमिनल ग्रोथ धीमी हुई है। बिल्कुल। अब तीसरा हिस्सा है सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC। ये सरकार का अपने रोजमर्रा के काम चलाने पर होने वाला खर्च है। इसमें निवेश वाला खर्च शामिल नहीं होता। ये जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा है। इसका क्या हाल है? दिलचस्प बात यह है कि इस साल की पहली तिमाही में ये 9.7% की अच्छी दर से बढ़ा है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली तिमाही में जो नॉमिनल ग्रोथ हमें दिखी, उसमें सरकारी खर्च का काफी बड़ा हाथ था। बिल्कुल, आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। अगर सरकार ने इतना खर्च ना किया होता तो नॉमिनल ग्रोथ और भी कम होती। तो ये तो बड़ी बात है। हाँ, और अगर पिछले 2 सालों का ट्रेंड देखें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ गिरी है और इसके साथ ही आम लोगों के खर्च यानी PFCE और निजी कंपनियों के निवेश यानी GFCF की नॉमिनल ग्रोथ में भी काफी गिरावट आई है। यही बात शायद समझाती है कि क्यों सरकार जो सार्वजनिक तौर पर मजबूत रियल ग्रोथ के दावे कर रही है, असल में खपत और निवेश बढ़ाने के लिए इतनी चिंतित है और टैक्स कटौती जैसे कदम उठा रही है। मतलब नॉमिनल आंकड़े शायद जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब हैं। ऐसा कहा जा सकता है। वो मांग की असली स्थिति को शायद बेहतर दिखा रहे हैं। एक और बात, अगर हम 2019 की पहली तिमाही के आंकड़े देखें, जो उस साल की सबसे अच्छी तिमाही थी। हाँ। लेकिन अगर पूरे साल 2019-20 की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.4% रही थी, जो काफी कम थी, और रियल ग्रोथ तो 4% से भी नीचे चली गई थी। तो एक तिमाही से पूरे साल का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। ये याद दिलाता है कि एक तिमाही के अच्छे आंकड़े पूरे साल की गारंटी नहीं होते। और हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी बड़ी कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। उनकी बिक्री और मुनाफे की ग्रोथ रेट भी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास ही रही है। अच्छा। और ये इस बात को पुख्ता करता है कि देश में कंज्यूमर डिमांड यानी लोगों की खरीदने की शक्ति वो कमजोर बनी हुई है। तो जब लोग ही ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं तो कंपनियां नया निवेश करने से क्यों हिचकिचा रही हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है फिर। बिल्कुल, ये एक तरह का दुष्चक्र बन सकता है। तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा है अर्थव्यवस्था की असली रफ्तार की, जिसके आगे जाना मुश्किल होता है? हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। देखिए, पहले एक मोटा मोटा हिसाब होता था भारत के लिए। क्या हिसाब? कि अगर 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो रही है और महंगाई दर मान लीजिए 4% के आसपास है, तो हमें 8% की रियल जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती थी। है, 8% तो शानदार है। शानदार। लेकिन अब सोचिए, अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही गिरकर 8% या 9% के आसपास आ जाए तो रियल ग्रोथ के लिए कितनी जगह बचेगी? बहुत कम। बहुत कम। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां खुदरा महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन 4% के आसपास या उससे ऊपर रहने की प्रवृत्ति रखती है, हम विकसित देशों की तरह शून्य के करीब महंगाई वाले देश नहीं हैं। हाँ, ये तो है। वहां कम नॉमिनल ग्रोथ का मतलब है रियल ग्रोथ पर सीधा दबाव। अगर नॉमिनल ग्रोथ 8% है और महंगाई 4-5% है तो रियल ग्रोथ अपने आप 3-4% पर आ जाएगी। तो शायद यही वो पहेली का हल है जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, लगता तो यही है कि नीति निर्माता सार्वजनिक मंचों पर तो 7-8% जैसी आकर्षक रियल जीडीपी ग्रोथ का जश्न मनाते हैं, उसका बचाव करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके फैसले जैसे टैक्स में बार बार कटौती करना, ये दिखाते हैं कि वो अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती, खासकर मांग को लेकर उतने आश्वस्त नहीं है, शायद चिंतित है। हाँ, ऐसा लगता है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े शायद इसी चिंता को सही ठहराते हैं। वो शायद उस कहानी को बता रहे हैं जो रियल जीडीपी के आंकड़ों की चमक में कहीं छिप जाती है। तो आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के इस दिलचस्प, थोड़े विरोधाभासी पहलू को समझने की कोशिश की। कैसे तेज रियल ग्रोथ के दावों के साथ साथ खपत बढ़ाने के लिए लगातार सरकारी उपाय किए जा रहे हैं। जी। और हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े कैसे एक अलग, शायद ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर पेश करते हैं और ये नीति निर्माताओं के सामने जो दुविधा है उसको समझने में मदद करते हैं
ये इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण का एक अहम निष्कर्ष है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो करंट अफेयर्स पर इतनी पैनी नजर रखते हैं। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, क्या अर्थव्यवस्था की असली सेहत जानने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइन में छपने वाली रियल जीडीपी ग्रोथ से आगे बढ़कर देखने की जरूरत है? महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हमें नॉमिनल जीडीपी, लोगों के खर्च के पैटर्न, निजी निवेश, रोजगार जैसे दूसरे संकेतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, एक होलिस्टिक व्यू लेना जरूरी है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर नॉमिनल ग्रोथ कमजोर बनी रहती है तो क्या भारत लगातार सरकारी प्रोत्साहनों के बिना उच्च वास्तविक विकास दर बनाए रख सकता है? इसका हमारी अर्थव्यवस्था की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? ये भविष्य की नीतियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। अगर आपको आज का ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी समझ गहरी करना चाहते हैं, खासकर अगर आप यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। आपके मन में इस विषय पर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।